हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि आपका है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो ये बोल सकते हो कि इसे अर्थ पर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा मैकेनिज्म है जो प्लांट में होता है। सोचो बच्चे कि अगर प्लांट नहीं होता इस अर्थ पे तो क्या होता। अगर प्लांट नहीं होता तो कुछ नहीं होता, समझो तो एक तरीके से। क्योंकि प्लांट जो है वो बेसिस है लाइफ का। बोलोगे सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप कि प्लांट बेसिस है लाइफ का? बिकॉज बाबू, प्लांट के बिना इस दुनिया में किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आपके इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। That means only plant have capability to convert inorganic carbon dioxide into organic glucose. No any other have capacity to do it. किसी और के पास एक कैपेसिटी नहीं है। कुछ ग्रीन एल्गी हैं, कुछ आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, तो वो भी आपके प्लांट के कैटेगरी से एकदम नजदीक है, एकदम बोल सकते हैं कि एकदम कोलैप्स है, एक तरीके से बोला जा सके तो। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम लोग पहले कि फिजियोलॉजी है क्या, तो फिजियोलॉजी वह ब्रांच है आपके बायोलॉजी का, या ब्रांच है आपके बायोलॉजी का जिसमें कि हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, मैकेनिज्म की। अगर प्लांट फिजियोलॉजी है तो प्लांट के मैकेनिज्म की, है ना, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, इसके बारे में जो स्टडी करोगे आप उसको कहोगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पर स्टीफन हेल्स ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके कारण इन्हें कहा गया है प्लांट फिजियोलॉजी का फादर। ठीक है, हमारे इंडियन की अगर बात करोगे इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर की, तो वो आपके जेसी बोस हैं, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने बताया था कि प्लांट के पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है, डेट मीन्स कि वो हमारे जैसे ही बहुत सारी चीजों को महसूस करते हैं। इन सारी बातों को उन्होंने बताया था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट पर, जिसके कारण जगदीश चंद्र बोस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। क्लियर है? अगर बात करते हो बच्चे कि जो आपका प्लांट्स है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए मैंने तो 3 पॉइंट लिखे हैं कि प्लांट आर मेन बेसिस ऑफ लाइफ। अगर तू बोलता है सर ये क्यों है, बिकॉज दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज, क्योंकि इसी के पास ओनली इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक ग्लूकोज में बदलने की कैपेसिटी है। 90%, लगभग 90% जो आपका टोटल फोटोसिंथेसिस है वो कोई और नहीं, वाटर में पाया जाने वाला फोटोप्लैंक्टन और एल्गी करता है। फोटोप्लैंक्टन कहने का मतलब क्या कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं, और एल्गी, है ना। आप जानते भी हो कि लगभग 70 से 80% जो CO2 का और ऑक्सीजन का लेन देन जो करता है हमारे अर्थ पर, वो आपका एल्गी है। ठीक है, तो टोटल का 90% कौन करता है बच्चे, आपका करता है फोटोप्लैंक्टन, और कौन करता है, एल्गी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट्स के बारे में और फोटोसिंथेसिस के बारे में। यानी प्लांट नहीं होगा तो आपके इस दुनिया पर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन पाएंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे मेन बेसिक है। ठीक है, अब आइए अगर आप बात करते हो इसके डिफिनेशन की बच्चे, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपका इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, देखिए, यानी द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक ग्लूकोज। मैं रिपीट कर रहा हूं इस प्रोसेस को, देख लीजिए आप। द प्रोसेस बाय विच प्लांट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, इसका एक सिंपल सा रिएक्शन समझने के लिए सिर्फ ऐसे बहुत अच्छा सा इसका पूरा प्रोसेस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज फॉर्म में, सॉरी, गैस के फॉर्म में है, और जो यहाँ ग्लूकोज बना है वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक हुआ तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, ऑर्गेनिक। बीच में सनलाइट आएगा, क्लोरोफिल आएगा, ये आपने 10 क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, अब अगर बात करते हो बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि इसका मेन रोल क्या है, इसका मेन पॉइंट क्या है, तो आपको याद रखनी है कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो कलेक्टिवली एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो हाइड्रोजन मिलता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज। G4 ग्लूकोज मैंने यहाँ डिनोट किया है, बड़ा जी से ग्लूकोज और छोटे जी से मैंने यहाँ डिनोट किया है गैस को।
एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है ये, मतलब कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी लिबरेट होता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें एनर्जी लगता है उसको एंडोथर्मिक। तो उसको क्या कहोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनाबॉलिक, एनाबॉलिक कहने का मतलब इसमें एंजाइम इन्वॉल्व्ड हो और जिसमें कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। किसी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबॉलिक। तो सिंपल सी बात है ना, फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज हो रहा है और क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक प्रोसेस है ना। तो इसको क्या बोलोगे आप? एनाबॉलिक बोलोगे। उसके बाद ये फिजियो केमिकल रिएक्शन है। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन आप जानते हो, फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी जानते हो। फिजिकल रिएक्शन में ऐसा चेंज होता है जो वापस बैक हो सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो वापस बैक नहीं हो सकता। यानी किसी एक अच्छे मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होना कहलाता है केमिकल रिएक्शन, लेकिन किसी का फॉर्म चेंज होना वो क्या कहलाता है? आपका फिजिकल रिएक्शन। तो देख लो, ये गैस फॉर्म में था, ये एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन ये क्या था आपका? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अगर आप बात करते हो इसका क्या रोल है अर्थ पर, तो आप याद रखो कि इसी के पास सिर्फ कैपेसिटी है कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक सोर्स है ये, यानी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कि ये ऑर्गेनिक का सोर्स है आपका। उसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखता है। जिस जगह पर आपका ज्यादा प्लांट होगा बच्चे, वहां पर आपका क्या हो? खुशहाली होगी। डेट मीन्स कि वहां पर आपका जो है ऑक्सीजन का लेवल अच्छा खासा रहेगा और वहां पर आपका थोड़ा सा जो है ना, हम लोग को सांस लेने में अच्छा लगता है। बोलते नहीं कि गाँव देहात में लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वहां पर जो है अच्छे खासे नंबर में आपके प्लांट्स हैं जो कि अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छा फील कराता है। ठीक है। गैदरिंग वाले इलाका में जाओगे जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, तो वहां पर आपको ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां पर प्लांट्स कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है। तो इसको कौन मेंटेन करके रखता है? आपका प्लांट्स। तो ज्यादा से ज्यादा आप भी प्लांट्स लगाएं अपने घर में, अपने अगल बगल में, ताकि हम लोगों को और आपको ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो? मिलता रहे। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? तो इसके लिए बाबू 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये आपने 10 क्लास में पढ़ा है और यहाँ भी आपको जानना है। पहला क्या है आपका? सनलाइट। उसके बाद वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर बात करते बाबू इसके एक्सपेरिमेंट की, कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके लिए पढ़ने हैं आपको क्लास 11 में भी, और कुछ आपने पढ़ रखा है क्लास 10 में भी। तो वो एक्सपेरिमेंट जो है आपके 2 बेसिस पर है। अगर एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने की बात करते हो तो आप 2 बेसिस पर किसी भी एक्सपेरिमेंट को फोटोसिंथेसिस का चेक कर सकते हो। एक आपका क्या? स्टार्च का फॉर्मेशन। अगर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है तो समझ जाओ कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। दूसरा, ऑक्सीजन लिबरेट होगा वाटर में। अगर वाटर में प्लांट को रख देते हो, ऑक्सीजन बुलबुले के रूप में नजर आ रहा है, समझ जाओ कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये 2 आपका क्या है? 2 प्रूफिंग है, जिससे आप पता कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट, जो कि क्लास 11 में आपको पढ़नी है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। 2 तरह का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है बच्चे। एक आपका एक्सपेरिमेंट है ओल्ड वाला, जिसमें वेजिटेटिव लीफ का डिस्कस करेंगे, और दूसरा है मॉडर्न वाला, जो कि क्लास 11 के लिए आपको बहुत डिटेल से समझना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओल्ड वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चे, तो उसमें आपका आता है वेजिटेटेड लीफ का आपका एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने 10 क्लास में भी पढ़ रखा है। अगर ओल्ड वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं बच्चों, तो वो आपका आता है वेजिटेटेड लीफ का एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने 10 क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन उसको जानना वापस से जरूरी है। थोड़ा सा हाई करके मैं बता रहा हूं ताकि आपको वो क्लियर कट समझ में आए। जो आपका वेजिटेटेड लीफ होता है वो एक ऐसा लीफ होता है जिसके कुछ भाग जो होते हैं ग्रीन होते हैं, कुछ भाग नॉन ग्रीन होता है, मतलब चित्तीदार, है ना। चित्तीदार रहेगा, कहीं कहीं हरा रहेगा, कहीं कहीं हरा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस एक्सपेरिमेंट के लिए? सबसे पहले आपको वेजिटेटेड लीफ वाले प्लांट को लेना है और उसको डार्क रूम में रख देना है। जैसे ही आप उसको 2 से 3 दिन तक डार्क रूम में रखोगे, तो उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रखा है पहले का, उसका फूड फिनिश हो जाएगा। जब उसका फूड फिनिश हो जाएगा बच्चे, उसके बाद वापस से उसको जब आप 2 से 3 दिन के बाद जब बाहर निकालोगे, सनलाइट में रखोगे, तो उसका क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फूड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा, तुरंत उसको क्या करना है? आप उसका लीफ क्या कर लो? पिक कर लो। उसके लीफ को पिक करने के बाद आपको क्या करना है? इथेनॉल से भरे टेस्ट ट्यूब में उस लीफ को रखना है, और टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में रखना है, और वाटर बाथ में वाटर डाल के उसको क्या कर देना है? नीचे से वाटर, यानी थोड़ा सा आपको फ्लेम दे देना है। जब इसको आप फ्लेम देकर इसको बॉयल करोगे, है ना, कुछ समय तक,
और बॉयल करने के बाद जब आप इस लीफ को बाहर निकालोगे और इस बाहर निकाले हुए लीफ पर जब आप आयोडीन डालोगे, ये लीफ बाहर निकल गया बच्चे, तो इसके जो आपके ये ग्रीन पार्ट्स थे ना, ये ग्रीन पार्ट्स थे, जब आयोडीन डालोगे ना बच्चे, इसको आयोडीन ड्रॉप के फॉर्म में डालोगे, ऐसे करके आयोडीन ड्रॉप के फॉर्म में डालोगे, तो जहां जहां ये आयोडीन गिरेगा, अगर वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन होया हुआ रहेगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। जहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होया रहेगा वहां पर आपका ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करेगा। तो जहां पर आपका ब्लू ब्लैक कलर शो किया, समझ जाओ कि वहां पर आपका स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। तो ब्लू ब्लैक कलर शो कहां करेगा? ग्रीन वाले पार्ट में। और आपका नॉन ब्लू ब्लैक कलर शो कहां करेगा? नॉन ग्रीन पार्ट में। तो ये आपका इसका इन्फ्रेंस अगर बोलो तो इसका इन्फ्रेंस है क्लोरोफिल की इंपॉर्टेंस को दिखलाना कि क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा जो आपका एक्सपेरिमेंट है ओल्ड वाला जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसको भी मैं रिपीट करता हूं। इस एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट आए थे उसका नाम था वॉन मोहल हाफ एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं। वॉन मोहल नाम के साइंटिस्ट इसमें आए थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दिया था। याद रखिएगा सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है 18th एंड 19th सेंचुरी के बीच में दिए गए हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में किया गया, इस एक्सपेरिमेंट में आधे लीफ को एक ऐसे पैक टेस्ट ट्यूब में डाला गया जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। और आप जानते हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर खींच लेता है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेगा, क्योंकि रिस्पायरेशन इसको भी करना, तो रिस्पायरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सारा का सारा ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। जब KOH इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो इस आधे लीफ जो अंदर में है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल नहीं पाएगा कि वापस से वो फोटोसिंथेसिस कर सके, जबकि बाहर वाला फ्री है। बाहर वाला आराम से इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस करता रहेगा। और जब ये जो आपका मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट वापस से आप दोहराओगे तो जो पार्ट आपका अंदर है उसमें स्टार्च नहीं बनेगा और जो पार्ट बाहर है उसमें स्टार्च बनेगा। ये मैंने ब्लैक से दिखाया है, ये स्टार्च बनेगा। तो ये एविडेंस है, मैंने बताया आपको कि ये एविडेंस है किसका, कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लुएंस किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर में नहीं था तो फोटोसिंथेसिस अंदर में नहीं हुआ, बाहर में था तो बाहर में फोटोसिंथेसिस हुआ है। यानी कंक्लूजन क्या निकला कि KOH जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर में, जबकि बाहर में आपका फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि अंदर में है नहीं, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में इनर पार्ट में जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका ओल्ड एक्सपेरिमेंट है। अगर बात करते हैं न्यू एक्सपेरिमेंट की, जो कि आपको 11th क्लास में पढ़ना है ना, जो आपको 11th क्लास दैट मीन्स हायर क्लास में डिस्कस करना है, वो एक्सपेरिमेंट आपके 4, 5 या 6 हैं। मेनली 6 एक्सपेरिमेंट NCERT ने डिस्कस किया है, जिसको मैं पूरी तरीके से डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो बेल जार एक्सपेरिमेंट है, जिसको दिया था जोसेफ प्रिस्टले नाम के साइंटिस्ट ने 1770 में। और इन्होंने ही डिस्कवर किया है ऑक्सीजन को। दैट मीन्स ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की है? जोसेफ प्रिस्टले ने। आपने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने बेल जार के अंदर क्या किया, पहले कैंडल को और माइस को रखा, बेल जार को अंदर से पूरी तरीके से पैक कर दिया ताकि बाहर का कोई एयर जो है अंदर ना जा सके। कुछ समय के बाद पाया ये गया कि माइस जो है वो डाई कर गया, और जो आपका कैंडल था जो जला कर रखा गया था अंदर, वो क्या हो गया, एक्सटिंग्यूज हो गया, मतलब बुझ गया। जो माइस डेड हुआ है वो सफोकेशन के कारण हुआ है, उसको सफोकेट हो गया, बाबू सफोकेट होकर मर गया। क्यों सफोकेट हुआ? क्योंकि अंदर में वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया जो कि चाहिए था, और आपके कैंडल को भी वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाया जो उसको चाहिए था। मतलब कि इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जरूरी है। अब आगे क्या बात की उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को मिंट प्लांट के साथ दोहराया। मतलब कैंडल को भी जलता हुआ छोड़ दिया, माइस को भी जिंदा छोड़ दिया, और साथ में उसमें क्या डाल दिया, एक मिंट प्लांट डाल दिया। जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने क्या पाया कि जब तक इसको जैसे छोड़ दिया गया है वैसे ही ये हमेशा के लिए रहेगा। यानी ऑल रिमेन सेम ऑल टाइम, मतलब जैसा वैसा ही रहेगा। क्योंकि क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका जो मिंट प्लांट है बाबू, वो आपके
ऑक्सीजन के लेवल को अंदर में बनाए हुए है, जो कि चाहिए किसको, कैंडल को भी जलने के लिए और माइस को भी जिंदा रहने के लिए। तो अगर बात करेंगे इसके कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये है कि आपका जो कैंडल और माइस है वो अंदर के एयर की क्वालिटी को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था, और जो आपका मिंट प्लांट है वो क्या कर रहा था, वो आपके एयर के क्वालिटी को बेटर कर रहा था, जिससे कि आपका माइस भी जिंदा रह गया और आपका जो बर्निंग कैंडल है वो बर्निंग होता हुआ रह गया। तो ये देखो आप, मैंने यहाँ लिखा है कि बर्निंग कैंडल क्या किया, बर्निंग कैंडल एंड माइस डिस्ट्रॉय एयर क्वालिटी बट मिंट प्लांट कैन रीस्टोर एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को मिंट प्लांट ने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि मिंट प्लांट आप भी घर में लगा के रखो, क्योंकि ये कम लाइट लेता है और ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत सारे यूजेस में लाते भी हैं इसको। जैसे मिंट प्लांट का जो लीफ है उसको लोग चबाते हैं ताकि उसका जो गला है वो थोड़ा साफ रहे, है ना। उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। वो एक तरीके से आयुर्वेदिक में उसका बहुत अच्छा यूज भी है, ठीक है। अब इन्फ्रेंस क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का, इस एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस ये हुआ बच्चे कि ग्रीन प्लांट इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन प्लांट को आप यहाँ नहीं डालते तो क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता और ना तो जल पाता आपका कैंडल और ना जी पाता आपका माइस। अगर इसी तरीके से हमारे लाइफ से भी ग्रीन प्लांट को हटा दिया जाए तो हम लोग भी इसी की जैसे सफोकेट होकर मर जाएंगे। जॉन इंजनहाउस ने जो कि अपना एक्सपेरिमेंट दिया था फोटोसिंथेसिस के लिए, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, जो पिछले साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था बेल जार का एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने भी दोहराया डे में और नाइट में। डे में वो सेम रिजल्ट निकला जो पिछले साहब का था कि मिन प्लांट के कारण से क्या हुआ, आपका जो कैंडल है वो जलता रह गया और माइस जो है जिंदा रह गया। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को जॉन इंजनहाउस ने रात में अपनाया बच्चे, तो हुआ क्या कि माइस मर गया। मिंट प्लांट होने के बावजूद माइस मर गया। कारण क्या है कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये बात उन्होंने निकाली, जो कि पिछले साहब ने कहा था कि जब तक रहेगा तब तक वैसा ही सेम का सेम रहेगा, मतलब माइस और जो आपका कैंडल है वो सेम कंडीशन में रहेगा, माइस जिंदा रहेगा और कैंडल क्या रहेगा, आपका जलता रहेगा। ये बात बोला था पिछले साहब ने, जिसकी बात को इन्होंने रात में जब ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया तो क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। दैट मीन्स कि उनकी बात को कहा कि नहीं, आपकी बात पूरी तरीके से सच नहीं है, बात सच ये है। उसके बाद इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो दिया उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आपका ले लिया टेस्ट ट्यूब, उसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया हाइड्रिला नाम का एक प्लांट, सिंपल वाला प्लांट है हाइड्रिला, और इस पर जब उन्होंने सनलाइट को इमिट किया तो पाया क्या कि जहां पर सनलाइट का जो वेवलेंथ है या सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। अब बताओ बच्चे कि फोटोसिंथेसिस के एविडेंस में दो बातें थी, एक स्टार्च का आपका सिंथेसिस जो कि आपने पहले पढ़ लिया ओल्ड वाले कॉन्सेप्ट में, और इसमें आपको क्या समझना है, ऑक्सीजन। तो उन्होंने कहा कि जहां पर ऑक्सीजन का बबल आपको ज्यादा दिख रहा है, ये देखो ऑक्सीजन का बबल ज्यादा दिख रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन का बबल ज्यादा दिख रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन बबल हाई, ऑक्सीजन बबल क्या है यहाँ पर ज्यादा है, हाई है। तो कहां पर ज्यादा है बच्चे, जहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है। दैट मीन्स जहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी वहां पर आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ये बात जॉन इंजनहाउस ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कहा। उनका जो आपका कंक्लूजन था वो क्या था, ऑक्सीजन बबल प्रोड्यूस मोर, कह सकते हैं प्रोड्यूस मोर यानी ज्यादा है, प्रोड्यूस वेयर मोर लाइट इंटेंसिटी फॉल, यानी जहां पर ज्यादा लाइट इंटेंसिटी फॉल करेगा वहां पर ऑक्सीजन का बबल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, है ना। इन्फ्रेंस देखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट का दो तीन बात याद रखना है, पहला वो एक्सपेरिमेंट है क्या, दूसरा उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो है क्या, तीसरा उस एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस क्या है। इस एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस है बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट का इंटेंसिटी का इंपॉर्टेंस, और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन बबल जो है वो आपका निकल रहा है। पानी के अंदर ही रखा गया है ये भी प्लांट, क्योंकि बिना पानी के अंदर के आपको ऑक्सीजन बबल दिखाई नहीं देगा। ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट था न्यू वाले में। पहला मैंने डिस्कस किया बेल जार एक्सपेरिमेंट, पिछले साहब का था, और ये आपका क्या था, जॉन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो दिया है वो दिया है आपके इंजलमैन ने, TW इंजलमैन ने, जिनका आपका 1843 टू 909 के बीच में इनका लाइफ स्पेन है। डेट मींस कि 1843 में इन्होंने जन्म लिया, 909 में इनका
क्या हो गया, देहांत हो गया, ये चले गए। इस बीच में इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में, जो आपका इस तरीके से है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले कुछ चीज को सेटअप किया। सेटअप क्या था आपका कि उन्होंने प्रिज्म लिया, उन्होंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक बोल सकते हो ग्रीन एल्गी को लिया, जो कि फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है, जिसका नाम क्लेडोफोरा है, और इसको एक बॉक्स में करके रख दिया। और बॉक्स में साथ में क्या रखा है, एरोबिक बैक्टीरिया। उन्होंने जब इसमें एरोबिक बैक्टीरिया रखा और जैसे ही उन्होंने सनलाइट के रे को पास कराया प्रिज्म से, तो आपने पढ़ा है 10 क्लास में भी कि जब सनलाइट का रे या व्हाइट रे को जब पास कराते हैं हम लोग प्रिज्म से, तो वो उस व्हाइट रे को 7 डिफरेंट रे में क्या कर देता है, बांट देता है। तो ये भी बांट दिया। जब बांटा है बाबू, तो जहां पर रेड लाइट और जहां पर ब्लू लाइट ज्यादा है ना, दैट मीन्स रेड लाइट और ब्लू लाइट वाले जगह पर आपका ज्यादा से ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया जा रहा है। किसकी खोज में, ऑक्सीजन की खोज में। यानी जहां रेड लाइट है और जहां ब्लू लाइट है, वहां पर आपका ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है। इसका इन्फ्रेंस ये है कि जहां रेड एंड ब्लू लाइट का फॉलिंग होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, और आप जान लो, यहां मैंने इसका कंक्लूजन निकाला है, तो वो आपका ब्लू रेड रीजन प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, मतलब कि जहां ब्लू और रेड रीजन है लाइट का, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया उसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए। ये देखिए, इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल ए दिया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि जहां पर ब्लू कलर का लाइट और जहां पर रेड कलर का लाइट का वेवलेंथ रहेगा, वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है। और इन्होंने कहा कि ब्लू एंड रेड रीजन गिव मोर ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां ज्यादा होगा जहां पर ब्लू और रेड लाइट का रीजन पड़ेगा, और वहां पर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जूलियस वॉन सैक ने 1854 में क्या किया, एक नया एक्सपेरिमेंट दिया, ये बताने के लिए कि आपका जो है कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस और कौन सा पिगमेंट उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन्स उनको पता नहीं था कि वो पिगमेंट कौन सा है, वो लोकेशन कौन सा है, सिर्फ उसने ये कह दिया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीफ में हो रहा है। लीफ में कहाँ हो रहा है, कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर में हो रहा है, जो कि आज हम लोग उस ग्रीन स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और कहा कि उस ग्रीन स्ट्रक्चर में कुछ केमिकल सबस्टांस है, जो कि केमिकल सबस्टांस क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। तो उन्होंने क्या कहा कि लीफ प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, और यह स्टोर कहाँ होता है, आपके रूट में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कहने का मतलब इन्होंने लोकेशन बताया और इन्होंने प्रोडक्ट बताया, किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो इन्फ्रेंस क्या हुआ बच्चे, लोकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हुआ, लोकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब ये बात किसने कही थी, तो जूलियस वॉन सैक ने 1854 में कही थी। इसके बाद आपका आता है दैट मीन्स डी, तो उसके बाद आएगा ई। तो ई में आपका है क्या, कार्नेलियस वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है। कार्नेलियस वॉन नील जो थे एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट मिड 19th सेंचुरी में दिया था। ये बताना क्या चाहते थे, ये पहले जान लीजिए। ये बताना ये चाहते थे कि ये जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन था पहले, जो कि आपका था C6, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर। तो इससे पता ये नहीं चल रहा था कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो कहां से आ रहा है। इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने नॉर्मल फोटोसिंथेसिस को देखा जो एरोबिक सेल्स में होता है प्लांट के, और एबनॉर्मल एनारोबिक को देखा, है ना। दैट मीन्स एबनॉर्मल कहने का मतलब बच्चे कि जो आपका कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हो रहा था, उसमें देखा। उन्होंने क्या पाया कि नॉर्मल वाले में, नॉर्मल जो हो रहा था आपका एरोबिक वाले में, वहां पर जो डोनर है वो वाटर है। दैट मीन्स वाटर ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, तब यहाँ पर आपका क्या आता है, ऑक्सीजन आता है लाइट रिएक्शन में। जबकि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये जब ब्रेक होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड आता है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है,
लेकिन जो आपका डार्क रिएक्शन है वो आपका फोटोसिंथेसिस, जिसमें वाटर आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, ब्रेक होकर ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें भी आपका डार्क रिएक्शन और इसमें भी आपका डार्क रिएक्शन सेम है। बात ये समझना है आपको कि इसमें डोनर H2O है और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है। तो ये बाय प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? ये बाय प्रोडक्ट आ रहा है आपके वाटर से। कहां से आ रहा है? वाटर से। ये आपके कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को भी इन्होंने स्टडी किया कि उसमें कैसा हो रहा है फोटोसिंथेसिस। ये दोनों आपके कैसे हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है बच्चे, ये आपके एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं। तो वो अपना जो इनऑर्गेनिक सोर्स है वो किसको यूज करता है? वो यूज करता है हाइड्रोजन सल्फाइड को। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जब ये यूज करता है बच्चे, और ये जब आपके X के साथ मिलता है तो XH बनता है और H2 बनता है, जो कि बाय प्रोडक्ट है। यहाँ क्या बन रहा था? यहाँ बन रहा था O2। यहाँ सेम ये बन रहा है, सेम यहाँ भी ये सेम बन रहा है, और डार्क रिएक्शन सेम हो रहा है। तो ये आपका नॉन ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया में हो रहा है। डोनर कौन है? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। और बाय प्रोडक्ट कौन है बच्चे? बाय प्रोडक्ट आपका है सल्फर। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन कौन है? वाटर है। सो दे गिव करेक्ट इक्वेशन, यानी जो आपका रॉन्ग इक्वेशन वाटर में भी 6 था, यहाँ भी 6 था, कार्बन डाइऑक्साइड में भी पता नहीं चल रहा था कि ये ऑक्सीजन जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि भैया जो है ये ऑक्सीजन जो आ रहा है वाटर से आ रहा है, तो इन्होंने वाटर को 12 कर दिया और यहाँ दिखा दिया कि 6 यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से आया है और 6 यहाँ वाटर निकल गया। कहने का मतलब इन्होंने इक्वेशन को करेक्ट किया। आप जानते हो कि जितना इधर रहेगा रिएक्टेंट की तरफ उतना ही प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। इसमें काउंट करोगे तो आपको नहीं मिलेगा इक्वल, इसमें काउंट करोगे तो आपको इक्वल मिल जाएगा। कहने का मतलब इन्होंने इतनी बातें कही। अब इस बात को पूरी तरीके से सच साबित करने के लिए कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है, उसको एक अलग एक्सपेरिमेंट से समझना है। लेकिन पहले आप ये समझ लो कि एनसीईआरटी ने जो इसके लिए इक्वेशन दिया है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने क्या किया है, जहां मैंने O यूज किया है और जहां S यूज किया है वहां उसने A लिख दिया। कॉर्नेलियस वॉन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको तो मैंने समझा दिया बच्चे, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको आपका क्या किया, इस तरीके से डिनोट किया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा बच्चे, यहाँ पर आपका H2O हो सकता है, एक जगह पर एक जगह पर O हो सकता है और एक जगह पर क्या हो सकता है? S हो सकता है। ये कहाँ यूज होगा? ये होगा एरोबिक वाले में, A फॉर एरोबिक और ये AN फॉर एनएरोबिक, है ना, एरोबिक बैक्टीरिया, और यहाँ आपका एनएरोबिक में, यानी एनएरोबिक वाला मतलब सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया जो आपका है, या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया है, या आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, दोनों में आपका एनारोबिक वाला होगा। ये H2S यूज होगा यहाँ पर और यहाँ आपका होगा H2O यूज। बस यही था आपका। अब इसको पूरी तरीके से करेक्ट करने के लिए आपके रूमेन, हसेड एंड कमेन आए। इन्होंने क्या किया, टेक्निक यूज किया, रेडियो आइसोटॉप ट्रेसर टेक्निक यूज किया, यह पता करने के लिए कि ऑक्सीजन आता कहां से है। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन कहां से आता है इसको पता करने के लिए वाटर जो यूज किया प्लांट को देने के लिए, वो रेडियो आइसोटॉप्स यूज कर लिया। कैसे यूज कर लिया? रेडियो आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन जो आपका वो सिंपल रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन कैसे यूज कर लिया? रेडियो आइसोटॉप्स यूज कर लिया। जब इसको वाटर को दिया गया प्लांट को, तो प्लांट में से जो ऑक्सीजन निकला है उसको जब देखा गया तो वो भी क्या? रेडियो आइसोटॉप्स है। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? ऑक्सीजन वाटर से आ रहा है। ये आपका कंप्लीट हुआ।